Hello students, good morning. Today we will start our new chapter in accountancy, that is chapter 3, accounting principles. First we will understand the meaning of principles. Accounting principles are described by various terms such as assumptions, conventions, concepts, doctrines, postulates, etc. जब भी हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने होते हैं. ये हमारी जनरल गाइडलाइंस है जिसको बहुत टाइम से यूज़ किया जा रहा है ताकि अकाउंट्स में यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी रहे. अगर हम इन अजम्पशंस, कंसेप्ट्स या रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे अकाउंट्स दूसरी कंपनीज़ के साथ कभी भी एक जैसे या यूनिफॉर्म नहीं रहेंगे. ऐसे ही कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि एक बार जो हम मेथड अडॉप्ट कर लेते हैं उसमें बार बार चेंजेस नहीं करने. तो ये जो गाइडलाइंस है ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI ने दी है. ये जो सेट ऑफ रूल्स या प्रिंसिपल्स बने हुए हैं इनको हम GAAP जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के नाम से भी जानते हैं. तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर डिस्क्राइब्ड बाय वेरियस टर्म्स सच एज अजम्पशंस, कन्वेंशंस, कंसेप्ट्स, डॉक्ट्राइन्स, पोस्टुलेट्स. जब भी हम अकाउंट्स करते हैं तो कुछ अजम्पशंस को बेस मानना होता है, कुछ कंसेप्ट्स हैं, कुछ कन्वेंशंस हैं जो बहुत लंबे टाइम से चली आ रही हैं, कुछ डॉक्ट्राइन्स यानी सिद्धांत, रूल्स हैं, कुछ पोस्टुलेट्स यानी फैक्ट्स या ट्रुथ हैं जिनको हम सबको एक्सेप्ट करना होता है. ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनको मेनली 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है. नंबर 1 अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अजम्पशंस. जो कंसेप्ट्स हैं उनको अजम्पशंस भी कहा जाता है. नंबर 2 अकाउंटिंग कन्वेंशंस. कंसेप्ट जो है टोटल 11 हैं आपके सिलेबस में और कन्वेंशन कितनी है 3 हैं. तो आज हम अभी स्टार्टिंग वाली 3 कंसेप्ट या अजम्पशंस अंडरस्टैंड करेंगे. In order to make the accounting language convey the same meaning to all people and to make it more meaningful, most of the accountants have agreed on a number of concepts which are usually followed for preparing the financial statements. जितने भी accountants हैं जब भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो वो कुछ कंसेप्ट्स को लेकर चलते हैं. ये जो कंसेप्ट्स हैं सब आपस में इसके बारे में सभी इन कंसेप्ट्स को मानते हैं, इसके बारे में एग्री हुए हैं ताकि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, वो और भी ज़्यादा मीनिंगफुल रिजल्ट दे सकें, उनसे और भी ज़्यादा ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट हो सके. तो ये जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं ये अकाउंटिंग प्रोसेस की फाउंडेशन है, बेस है. कोई भी एंटरप्राइज बिना इन कंसेप्ट या अजम्पशंस को फॉलो किए अपने अकाउंट्स नहीं बना सकता. ये प्रिंसिपल्स टाइम टू टाइम अकाउंटेंट्स को गाइडेंस देती है कि उनको अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग कैसे करनी है और रिपोर्ट्स कैसे तैयार करनी है. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS1 में कुछ कंसेप्ट्स और अजम्पशंस बताई हैं. आज हम फर्स्ट 3 को अंडरस्टैंड करेंगे जो कि हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट एंड अक्रूवल कंसेप्ट. तो चलिए हम सबसे पहले नंबर 1 स्टार्ट करते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. जैसा कि इसका नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि जो भी बिज़नेस है वो लंबे टाइम तक गोइंग यानी चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा. जब भी हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो ये सोच के नहीं करते कि कुछ टाइम में, कुछ मंथ्स या 1-2 सालों तक हम बिज़नेस करेंगे उसके बाद बंद कर देंगे. बिज़नेस लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है और वो लॉन्ग टर्म क्या होगा दैट इज़ अनसर्टेन. The transactions are recorded in the books of the business on the assumption that it is continuing enterprise. कोई भी कंपनी की बात करें, हम फर्म की बात करें, सोल प्रोप्राइटर की बात करें तो हर एक को ये अजम्पशन, हर बिज़नेस को ये अजम्पशन ये मान के चलना होता है कि उसका बिज़नेस लॉन्ग पीरियड तक सर्वाइव करेगा ही करेगा. इसी के बेस पर हम कुछ चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल
सपोज़ अगर हम कोई मशीनरी ख़रीदते हैं तो मशीनरी का जितना भी एक्सपेंस या ख़र्चा आया तो उसको एक ही साल में, जिस ईयर में मशीनरी परचेज़ की गई है उसी ईयर में नहीं दिखा देते, बल्कि मशीनरी की जितनी भी यूज़फुल लाइफ है उससे उसको स्प्रेड ओवर करके हम सारे ईयर्स में दिखाते हैं, क्योंकि मशीनरी लॉन्ग पीरियड तक चलती रहती है। सपोज़ हमने कोई मशीनरी ली है 1 लाख की और उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है 10 ईयर्स, तो हम उसको 1 लाख को 10 से डिवाइड करके एवरी ईयर मशीनरी को 10,000 पर बुक्स में हम शो करेंगे। हो सकता है मार्केट वैल्यू इससे ज़्यादा हो या कम हो, वो हमारे लिए इररेलेवेंट है। इसी के बेस पर ही हम बहुत सारी आउटसाइड पार्टीज़ के साथ लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल 15 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। बैंक से हम लोन लेते हैं 15 सालों के लिए, 20 सालों के लिए मान लीजिए। तो इसका बेस यही होता है कि हमारा जो बिज़नेस है वो चलता रहेगा। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बेस पर ही हम एसेट्स को जस्टिफाई कर पाते हैं कि कौन सी हमारी करंट एसेट्स हैं और कौन सी हमारी नॉन करंट। जो 12 मंथ्स या उससे कम तक चलेंगी वो हमारी करंट एसेट होती हैं और 12 मंथ्स के बियॉन्ड वाली नॉन करंट एसेट होती हैं। ऐसे ही हम करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी में भी डिफरेंस इसी कंसेप्ट गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बेस पर अंडरस्टैंड कर पाते हैं। सेकेंड, अब हम पढ़ेंगे कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। इसका भी नेम इंडिकेट कर रहा है कि कंसिस्टेंसी का मतलब जो भी हम मेथड एक बार अडॉप्ट कर लेते हैं उसमें बार बार चेंजेस नहीं करने, उसको कॉन्टिन्यूएशन में रखना है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो एक ही बार सोच समझ के हमको मेथड अडॉप्ट करना है जो एवरी ईयर चलता रहेगा, तभी हम ट्रू प्रॉफिट या लॉस जान पाएंगे और बैलेंस शीट की पोजीशन भी सही निकल पाएगी और हम इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन भी अपनी एंटरप्राइज की वर्किंग के बारे में जान सकते हैं। अगर हम बार बार मेथड चेंज करते रहेंगे तो हमारे अकाउंट्स में यूनिफॉर्मिटी या कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। सपोज़ करंट ईयर में हमने मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगता है, इसके कई सारे मेथड होते हैं जो आगे आप चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग मेथड एट्सेट्रा। तो सपोज़ करंट ईयर में हमने मशीनरी को डेप्रिशिएट करने के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड चूज़ किया, लेकिन लास्ट ईयर हमारा डिमिनिशिंग मेथड था। तो अगर हम बिना वजह के ही, बिना कोई लॉजिकल रीज़न के अचानक से मेथड चेंज कर देते हैं तो सबको प्रॉब्लम आएगी, ट्रू प्रॉफिट के बारे में नहीं पता चलेगा। ऐसे ही जब ईयर एंड में जो हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक इन्वेंट्री बचती है उसको वैल्यूड करने के भी कई मेथड होते हैं, तो बार बार मेथड में चेंज नहीं करना। ऐसे ही हमें बैड डेट्स के लिए प्रोविज़न बनाना होता है, तो सोच समझ के बनाना है, उसके रेट में बार बार चेंजेस नहीं करना, एक बार जो अडॉप्ट कर लिया उसको कॉन्टिन्यूएशन में रखना है। तो ये होता है हमारा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। इसके सेकंड पैराग्राफ पर आएंगे जिसमें ये कह रहे हैं कि कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप मेथड में चेंज ही नहीं कर सकते, क्योंकि अकाउंट्स में इतनी रिजिडिटी नहीं होती कि चेंजेस होंगे ही नहीं। अकाउंट्स में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अगर ज़रूरत पड़े, हमारी सर्कमस्टांसेस चेंज हों और अगर हमें कोई मेथड चेंज करने की नीड है तो हम उस मेथड को रीज़न बताकर चेंज भी कर सकते हैं, बट उसके पीछे कोई लॉजिक रीज़न होना चाहिए अकाउंटेंट के पास कि वो क्यों मेथड चेंज कर रहा है। अगला मेथड उसको और भी सही पिक्चर प्रेजेंट करने में हेल्प करेगा या बेटर डिस्क्लोजर ऑफ प्रॉफिट्स के बारे में बताएगा। तो चेंजेस हो सके तो नहीं करने, और अगर बहुत ही ज़रूरी लगे तो सभी को इसके बारे में इन्फॉर्म करके, चेंज करने का जस्टिफिकेशन देकर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नीचे फुट नोट्स में इसको शो करके हम मेथड चाहें तो चेंज कर भी सकते हैं। थर्ड कंसेप्ट पर आएंगे, अक्रूवल कंसेप्ट। हमारे जो अकाउंट्स बनते हैं वो कैश बेसिस पर नहीं, अक्रूवल बेसिस पर बनते हैं। सिर्फ कैश का आना या जाना ही नहीं देखा जाता। अकाउंट्स में अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस की, रेवेन्यू को हम टोटल इनकम भी बोल सकते हैं, जो भी हम गुड्स को सेल करके जो भी हमें सेल प्रोसीड्स मिलता है या हम सर्विसेज को रेंडर करते हैं तो जितना भी पैसा आता है दैट इज़ अवर रेवेन्यू। तो रेवेन्यू में वो रेवेन्यू भी लेना है जो कैश में मिल गया है और जो कैश में मिलना बाकी है, अभी जिसका कैश आया तो नहीं है बट आ जाएगा, ठीक है।
इसको हम अक्रूड इनकम भी बोलते हैं। ऐसे ही एक्सपेंसेस वो भी लेने हैं जो हमने पे कर दिए हैं कैश में, और वो भी लिए जाएंगे जो अभी पे करने बाकी हैं, यानी कि आउटस्टैंडिंग expenses. Accrual concept applies equally to revenue and expenses. In accrual concept, revenue is recorded when sales are made or services are rendered and it is immaterial whether cash is received or not. जब हमने गुड्स की सेल कर दी तो पैसा चाहे आया हो या नहीं, वो हमारे उस अकाउंटिंग पीरियड का रेवेन्यू मान लिया जाएगा। सपोज़ लास्ट मंथ मार्च में हमने जो भी हम गुड्स बनाते हैं उसकी सेल कर दी है कस्टमर को, लेकिन पैसा अभी नहीं आया, नेक्स्ट मंथ में आएगा अप्रैल में, बट वो सेल मार्च तक के पीरियड की काउंट कर ली जाएगी। ऐसे ही एक्सपेंसेस के बारे में भी होता है, चाहे कैश पे कर दिया हो या नहीं, जो भी अकाउंटिंग पीरियड में हमने एक्सपेंसेस किए हैं, अराइज हुए हैं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, उन सभी को एक्सपेंस की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा, चाहे कैश पे किया हो या नहीं पे किया हो। अक्रूवल कंसेप्ट इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज मैचिंग कंसेप्ट, क्योंकि इसमें अकाउंटिंग पीरियड के जितने भी रेवेन्यूज़ हैं उसमें से उसी ईयर के एक्सपेंसेस डिडक्ट किए जाते हैं अक्रूवल बेस पर, चाहे कैश में मिला हो रेवेन्यू या नहीं, दोनों को लिया जाएगा। सिमिलरली एक्सपेंसेस भी चाहे कैश में दिया हो या नहीं, अभी देना बाकी है, दोनों को ही लिया जाएगा। थैंक यू।